सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश। तो बेसिकली हमारी इंडियन पॉलिटी की रेलगाड़ी धीरे धीरे करके आगे चल रही है। अभी हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया एम लक्ष्मीकांत, स्पेशली कहां से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, और वहां से कवर करते करते हम फंडामेंटल राइट तक आ चुके हैं। आज हमारा फंडामेंटल राइट का दूसरा सेकंड सेशन है। प्रीसाइजली आज हम आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 24 तक सारे आर्टिकल्स को कवर अप करेंगे। और एक चीज और, जो भी बच्चे नए इस बार पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, हमने स्टार्ट किया हुआ एम लक्ष्मीकांत की सीरीज, जहां पे हम पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी को कवर अप करेंगे। बहुत ही बल्कि सा है, बहुत ही कम टाइम पे कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को कवर अप करते हुए खत्म करेंगे पॉलिटी को। तो अगर आप ऐसे कोई भी एस्पिरेंट है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट या फिर एनडीए या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर है। सभी के असिस्टेंट कमांडेंट है, सीडीएस है, बीपीएससी का एग्जाम है, फिर यूपीपीसीएस है और अगले साल आईएएस का प्रीलिम्स है। इन सारे एग्जाम्स में आपको हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज से क्वेश्चन आते हुए स्ट्रेट दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट की दूसरी क्लास है। आई थिंक सबको आवाज क्लियर रूप से सुनाई दे रही होंगी। सो वी आर गोइंग टू बिगिन द सेशन। एनीवेज, देखो, सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमारा एसओपी रहता है, हर बार हम क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं कि आखिरकार में हमारा एग्जामिनर पूछ क्या रहा है इस टॉपिक से। देखो क्या पूछ रहा है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये प्रीसाइजली कौन से आर्टिकल में आता है। यूपीएससी में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आराम से देखना है अभी। ठीक है, अभी ना आंसर्स पे जाना है ना एक्सप्लेनेशंस पे जाना है, बस क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस को देख करके थोड़ा सा एक एनालिसिस तैयार करना है कि हमें पढ़ना क्या है ना। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। मतलब अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है, राइट, ये बेसिकली कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड है, मेंशन्ड है। ठीक है, उसको आपको यहाँ बताना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आईएएस के एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ है। ये सब रिसेंट ईयर के क्वेश्चन थे, पिछले 4-5 साल के। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एग्जामिनर है ना, उसका जो नेचर है क्वेश्चन पूछने का, वो प्रीसाइजली आपके आर्टिकल पे फोकस्ड है। और आगे आपको बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे आर्टिकल के ऊपर में। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन तीन आर्टिकल्स के, राइट, इन तीन के तीन आर्टिकल्स के आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये सारी की सारी चीजों को अपने क्लासेस में बहुत डिटेल में कवर अप कर रहे हैं। थोड़ा सा कंसिस्टेंट होकर के देखो, राइट। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा वो एंटरटेनिंग सा, बहुत ही कंसाइज सी वीडियो ना लगे, लेकिन ठीक है यार, वन टाइम इन्वेस्ट करना इज रेदर इंपॉर्टेंट और रेदर फाइन अगर वहां से कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है तो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे आर्टिकल 19 को। देखो आर्टिकल 19 के अंदर में क्या है आर्टिकल 19 कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है, हमेशा न्यूज में रहता है, कोई ना कोई कहते रहता है कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो गया, ये वायलेट हो गया, वो वायलेट हो गया। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो आर्टिकल 19 के अंदर में 6 राइट्स है। कितने हैं? देयर आर 6 इंपॉर्टेंट राइट्स, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर दिखाई देगा कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, मतलब राइट टू असेंबली पीसफुली, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप कहीं पे असेंबल हो सकते हैं। लेकिन याद रखना विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं कि आप सभी लोग असेंबल हो रहे हैं और सबके पास में आर्म्स है, दैट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, नेक्स्ट क्या पता चलेगा, आप अपने अपने एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। अब ये यूनियन बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों आया, जब आपको पता चलेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के भी पहले, मतलब जब आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया, तो आपको वहां पता चलेगा कि जो लेबर्स थे उनके अलग अलग यूनियंस थे, राइट। तो ऐसे अलग अलग यूनियन, अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी ना कहीं एक तरीके से एकता दिखाती है लोगों के बीच में, यूनिटी दिखाता है। लोग उस एकता की मदद से क्या एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था और आज के टाइम पीरियड पे भी आपको ऑब्वियसली बात है यूनियन एंड कोऑपरेटिव एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप कहीं भी इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हो, राइट टू मूव फ्रीली। बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट। यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अपने देश में आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो। अगर आपका मन है तो आप केरला जाओ, अगर आपका मन है तो आप दिल्ली में आ जाओ, अगर आपका मन है तो आप पंजाब में चले जाओ, यू कैन डेफिनेटली मूव फ्रीली। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आज बताऊंगा मैं उसको भी, डोंट वरी। फिर क्या दिखाई देगा, राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन द कंट्री। आपने देखा होगा ना, हमारे देश में अलग अलग जगहों के अलग अलग स्टेट्स के लोग कहीं भी आके सेटल होते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में प्रिसाइजली आपको देश के अलग अलग कोने से लोग आकर के सेटल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है और साथ में हमारे पास में अधिकार भी है। तो इसको भी हम डिटेल में कवर अप करेंगे आगे। ठीक है, आप सर किसी भी प्रकार का प्रोफेशन को कैरी कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकते हो। अब इसमें इंटरेस्टिंग सी बात पता है क्या है,
आप कोई भी प्रोफेशन कैरी करो, कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी करो, तो क्या सर मैं गांजा का बिजनेस शुरू कर दूं, ओपीएम बिजनेस स्टार्ट कर दूं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट कर दूं? नहीं, इसके अंदर भी एक्सेप्शंस है। ऐसे काम, ऑक्यूपेशन मतलब ऐसा ऑक्यूपेशन जो मोरली करेक्ट हो, इमोरल नहीं होना चाहिए, राइट, उसके अंदर भी है। विल कवर एवरीथिंग, सबको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे इसमें क्या दिखाई देंगे राइट्स। क्या लिखा हुआ है, देयर वर ओरिजिनली 7 राइट्स, पहले 7 अधिकार थे, लेकिन जो 44th अमेंडमेंट होता है उसने कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया। इसको हम आगे कवर अप करेंगे, प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस। ये एक्चुअली में इसके अंदर में नहीं था, आर्टिकल 19 के अंदर में नहीं था, दिस वाज आर्टिकल 31 जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी कहते थे, बाद में इसको हटा करके 300A के अंदर में लीगल राइट बना दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 19 में कितने अधिकार है, आप बोलोगे सर 6 राइट्स होते हैं आर्टिकल 19 में, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड आर्टिकल है, यहां से यूपीएससी आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बस एक बार रीडिंग करना है कि आर्टिकल 19(1)(a) में क्या लिखा हुआ है, कि आपके पास में इसका मतलब क्या है, आप अपने व्यूज को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बार लोग कहते हैं ना कि उसने मुझे बोलने नहीं दिया, मतलब मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैम्पर हो गया, राइट। तो कोई आपके बोलने को रोक रहा है तो उसी से सिर्फ आर्टिकल 19 वॉयलेट नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपके पास में राइटिंग का भी अधिकार है, इनफैक्ट आपके पास में प्रिंटिंग का भी अधिकार है, पिक्चर बनाने का भी अधिकार है। मतलब ऐसे बहुत सारे मीडियम्स है जिससे आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी मीडियम को ब्रेक डाउन किया गया तो कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू इंपैक्ट आर्टिकल 19। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी मीडियम, राइट। तो आपको आर्टिकल 19 में बहुत सारे मीडियम्स दिखाई देंगे एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ मैंने बहुत ही बेसिक से यहाँ पे लिख दिया, आपको बस एक बार रीडिंग करना है। फॉर एग्जांपल, आप अपने व्यूज को प्रोपेगेट कर सकते हो, आप प्रेस में कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। आपके पास टेलीकास्ट करने का अधिकार है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने मोनोपोली जमा लिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर में कि आप कुछ भी टेलीकास्ट नहीं कर सकते, नहीं, यू डेफिनेटली हैव दैट राइट। आप देख रहे हो कितने लोग यूट्यूब पे चैनल्स बना करके चीजों को प्रोपेगेट कर रहे हैं, मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 19 एंड बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। सही बात है ना। चलो, आपको इसके बाद में दिखाई देगा राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, फोन को टैप करने के अगेंस्ट में, मतलब कोई भी इंसान या फिर कोई भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी आपके फोन टैपिंग नहीं कर सकती। अगर कोई आपका फोन टैपिंग कर रहा है तो आपका आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, टैपिंग ऑफ फोन, राइट, अंडर कम्स अंडर विच आर्टिकल, विच फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 के अंदर में आता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, राइट टू साइलेंस, शांत होने का अधिकार। जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा बोलते ही रहूं, आई हैव द राइट टू बी साइलेंट, मैं शांत भी हो सकता हूं। राइट टू साइलेंस भी मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल राइट है, ठीक है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना, राइट, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दो, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ो, दोनों में डिफरेंस है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शांतिपूर्वक तरीके से आप अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइक का मतलब थोड़ा सा वायलेंस वाला एंगल आ जाता है, स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, राइट। हाँ, आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आप ले सकते हैं। आरटीआई के बारे में आपने सुना ही होगा, और इसके साथ साथ में आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी ऐसा सेंसरशिप हो रहा है, मतलब न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट कट डाउन कर रही है, उसके मीडिया हाउसेस को बंद कर रही है, तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट से अधिकार है। ये जितने भी राइट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये सब आपको आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर में आते हुए नजर आएंगे। आपको बस इनको एक बार रीड करना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो फोन टैपिंग वाला है और साइलेंस वाला। ये दो से तो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। 3 है एक्चुअली में, एक तो राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, दिस इज 1, एक राइट टू साइलेंस, दिस इज 2, और एक है सर ये स्ट्राइक वाला। स्ट्राइक करना आपके पास अधिकार नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल फंडामेंटल राइट 19(1)(a) के अंदर में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप बाकी को भी एक बार रीड कर सकते हो। बेसिकली इसके अलावा जो भी यहाँ पे दिए हुए बचे हुए 3 और, वो तो आप देख के भी सही कर लोगे, इसमें कुछ बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो, आपके जो फ्री स्पीच है ना, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। वैसे टर्म्स को अच्छे से ध्यान में रखना, पॉलिटी में इट्स ऑल अबाउट टर्म्स, टर्म्स के ऊपर ही पॉलिटी का गेम है, ठीक है। क्या लग सकता है सर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि अगर सपोज करो हमारे देश का सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, हमारे देश में हम खुद से रूल कर सकते हैं, खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, राइट, लेकिन आपके अधिकार के कारण कहीं ना कहीं हमारे देश का इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी हैम्पर हो रहा है, तो उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। अगर सिक्योरिटी इशू आ रहा है, आप राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा केस क्रिएट कर रहे हो जहां पे पूरे देश के ऊपर में या किसी भी जगह के ऊपर में सिक्योरिटी इशू आ रहा है, तो उस वक्त में आपके आर्टिकल 19 के ऊपर में क्या होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया रीजनेबल, मतलब कुछ जेन्युइन रीजंस है
जिसके कारण आर्टिकल 19 पे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। इट्स नॉट समथिंग लाइक अ नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन, इट्स समथिंग वी कॉल इट एज रीजनल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, ठीक है, फॉरेन स्टेट्स वाले इश्यूज पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे एग्जांपल्स तो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बस एक बार देखना है। तो ये सारे के सारे ना ऐसे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाली चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके फ्री स्पीच के ऊपर में लगाई जा सकती हैं। फ्री स्पीच आपके थोड़े टाइम के लिए इसमें हैम्पर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) का बी क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली का, राइट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, लेकिन आपके पास में आर्म्स नहीं होना चाहिए, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, राइट। जैसे पब्लिक मीटिंग हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रोसेशन हो गया, राइट, लेकिन ये पीसफुल और अनआर्म्ड होना चाहिए। अब मैं अगर आपको हिस्ट्री का एक एग्जांपल कोट करूं, लेट अस गो बैक टू द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ 1919। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, वहां पे एक पीसफुल क्राउड थी जो बैसाखी सेलिब्रेट कर रही थी और कहीं ना कहीं अपने कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के अरेस्ट होने को लेकर के डिस्कशंस कर रही थी, जहां पे जनरल डायर आता है और आम लोगों के ऊपर में उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो इससे आपको क्या समझ में आया, यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली हियर इज दैट कि कहीं भी अगर ऐसे पब्लिक मीटिंग हो रहा है और अगर उनके पास में कोई आर्म्स नहीं है तो आप उनको नहीं हटा सकते, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इनके पास में राइट है, दिस इज देयर राइट। अगर उनके पास में आर्म्स नहीं है तो फंडामेंटल राइट है, वो वहां पे खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। और जनरल डायर, चूंकि वो अंग्रेजों का जमाना था, उस वक्त फंडामेंटल राइट तो छोड़ दो, ह्यूमैनिटेरियन कोई भी राइट नहीं था, किसी को इंसान की तरह ट्रीटमेंट तो किया नहीं जाता था। तो एनीवेज लोगों को मार दिया गया, बट यू कैन अंडरस्टैंड ये सबके सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। आज के टाइम पीरियड में अगर आप कहीं भी पीसफुली असेंबल कर रहे हैं तो आपको कोई हटा नहीं सकता, अनलेस क्या ओनली अलाउड ऑन पब्लिक लैंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक लैंड पे अलाउ किया गया। अब आप डिफेंस एरिया में चले जाओ, वहां पे बोलो कि मुझे पीसफुल असेंबल करना है, तो उस जगह पे आपके फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिफेंस एरिया, फॉर एग्जांपल डिफेंस की ट्रेनिंग चल रही है, उन लोगों को हम शूटिंग सिखा रहे हैं, अब उस एरिया में आप जाकर कहोगे हमें पीसफुली असेंबल करने का अधिकार है, वहां पे ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो ऐसी चीजों को बारीकी से समझना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूनिवर्सली हर जगह सेम लेवल ऑफ सेम इंटेंसिटी के साथ अप्लाई हो रहे हैं। टेक दिस सीरियसली। नेक्स्ट, डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट और राइटियस क्राउड। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पर राइट हो रहा है, वायलेंट क्राउड है, उसके लिए तो ये है नहीं। अगर आप नॉन वायलेंट तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए तभी जाकर के ये है। और राइट टू स्ट्राइक इसके अंदर में नहीं है। राइट टू स्ट्राइक का सीधा मतलब है वायलेंस, वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिर असेंबल वहां पे नहीं कर सकते, पहले ही यहाँ पे बता दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन लगाने के बहुत सारे यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन ऑन असेंबली में बहुत सारे आपको यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर सपोज करो कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, किसी एक एरिया में आपको लग रहा है कि आपके वहां पे असेंबल होने से लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, एक एरिया पे वो असेंबल कर रहे हैं और उन एरियाज पे कोई और कम्युनिटी है, मुस्लिम है या कोई और कम्युनिटी है, और दोनों के बीच में अभी पिछले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ एनी रीजन हड़ताल या स्ट्राइक या बहुत लंबे समय तक कुछ इशू चलता हुआ नजर आ रहा था। अभी फॉर अ टाइमिंग पुलिस ने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया। अब आप फिर से वहां पे चले जाओ, बोलो कि हम तो यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं पीसफुल तरीके से क्योंकि आर्टिकल 19 हमारे पास में अधिकार देता है, तो नहीं, देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्यों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर सकता है, हाई चांसेस, सिचुएशन वहां पे वॉलेटाइल हो सकती है, फिर से दंगे हड़ताल शुरू हो सकते हैं, तो वहां पे आप पीसफुल तरीके से असेंबल भी नहीं हो सकते, तो उस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, राइट। यानी कि पब्लिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रैफिक मेंटेनेंस का ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ में सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी तो एक रीजन है। लीगल प्रोविजन की बात करें तो आपने सुना होगा कि वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, आईपीसी सेक्शन 144 सीआरपीसी को लगा दिया। अब इसको लगाने से क्या होता है कि कोई भी इंसान, आप 3-4 लोग भी एक जगह पे असेंबल नहीं हो सकते। आप बहुत बार देखते होंगे छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वहां पे आईआरपीसी सेक्शन 144 लगा देते हैं, सॉरी सीआरपीसी सेक्शन 144 लगा देते हैं, जिसमें क्या है, मजिस्ट्रेट कैन प्रोहिबिट असेंबली इन अर्जेंट केस ऑफ थ्रेट ऑफ पीस। अर्जेंट केसेस में, राइट, या पीस के अगेंस्ट कोई थ्रेट आ रहा है तो वहां पे मजिस्ट्रेट किसी टाइम के लिए लोगों की असेंबली या गैदरिंग को मना कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको लीगल प्रोविजंस में दिखाई देगा। आगे क्या दिखाई देगा आपको, सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी क्या बोलता है, असेंबली बिकम्स अनलॉफुल इफ रेसिस्टिंग लॉ। अगर वहां पे कोई कानून बनाया गया है जिसमें मेंशन है कि आप वहां पे इकट्ठा नहीं हो सकते, भीड़ नहीं बना सकते, फिर भी आप भीड़ बना रहे हो, तो भी आर्टिकल 19 एग्जिस्ट करता हुआ नहीं आएगा। तो एक बार आप इसको रीड कर लेना, मतलब इसका बेसिक से रीजन है आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही जेन्युइन तरीके से मेंशन किए गए हैं।
नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, आप जो ग्रुप्स बना रहे हो, एसोसिएशन बना रहे हो, इसका अधिकार है आपके पास, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या है, आप अलग अलग एसोसिएशन यानी कि यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97th अमेंडमेंट में ऐड किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका नाम से पता चल रहा है एक दूसरे को कोऑपरेट करना, मतलब 10 लोग एक साथ मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, वहां पे हर इंसान एक दूसरे की मदद कर रहा है। किसी को बहुत पैसे की जरूरत है तो सबने वहां पे पैसा पूल में डाल दिया, एक साथ मनी पूल किया, जितना पैसा है आपने किसी एक नीडी इंसान को दे दिया। अब अगले टाइम पे किसी और को पैसे की जरूरत है तो आप सभी ने फिर से उस पैसे को वहां पे डाला, आपने इस इंसान को दे दिया। ठीक है, तो बाद में वो इंसान जिसने पैसा लिया वो धीरे धीरे करके पैसा चुका सकता है, मतलब आप एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हो। तो इस टाइप का कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, ये भी आपके आर्टिकल 19 के अंदर में मेंशन्ड है, और इसको 97 अमेंडमेंट से भी ऐड किया गया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, क्लब्स, कंपनी, सोसाइटीज, एवरीथिंग। एसोसिएशन के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाएगा, अलग अलग क्लब्स भी आ जाएंगे, पार्टीज भी आ जाएंगी, कंपनीज भी आ जाएगी, जो अलग अलग कंपनीज है, ग्रुप्स है, वो सब के सब कहीं ना कहीं एसोसिएशन का पार्ट है। यानी कि इन सभी को बनाने का अधिकार इनके पास में है। आर्टिकल 19 उनको लेजिटिमेट राइट दे रहा है कि वैसे ग्रुप्स एसोसिएशन को वो बना सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इंक्लूड्स द नेगेटिव राइट नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन। ये भी इसके अंदर में कि आपके पास में सिर्फ एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं, आपके पास ये भी अधिकार है कि अगर आप चाहो तो आप किसी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करो, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन, ये भी इनको राइट दिया हुआ है। आगे क्या दिखाई देगा, इसके ऊपर में क्या रिस्ट्रिक्शन है, वही सब रिस्ट्रिक्शन है सर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। तो देखो एक चीज को याद रखना, आपके पास में फंडामेंटल राइट्स तब तक है जब तक आपका एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट पूरी सोसाइटी को इंपैक्ट ना करे। समझो इस चीज को, जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं ना, तो हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, इनका फंडामेंटल राइट, ठीक है, इन महान अनुभवी का फंडामेंटल राइट, ठीक है, इन महान अनुभवी का फंडामेंटल राइट, दिस इज वन, दिस इज ऑब्जेक्ट टू, दिस इज पर्सन थ्री, ये तीन पर्संस के तीनों के अलग अलग फंडामेंटल राइट्स है। अब पर्सन टू का जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को इशू को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वो हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं इस टाइप का एक मेजर इशू क्रिएट कर रहा है जो सही में सोसाइटी को इंपैक्ट कर सकता है। तो वैसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपके पास कोई भी राइट क्यों ना हो, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के पास में इतना राइट नहीं, अधिकार नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी को या फिर एज ए सोसाइटी पूरे समाज पे उसके एक राइट के कारण नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। तो अगर आप एक इंडिविजुअल को देखो और आप एक सोसाइटी को देखो, किसको प्रेफरेंस दोगे? ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी को, जहां पे मेजोरिटी ऑफ लोग रह रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखना, आपको पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सब ऐसे फैक्टर्स है ना जो सीधे सीधे दिखाएंगे कि कभी भी एक इंसान का राइट इतना डोमिनेट नहीं हो सकता कि वो हमारे देश का पब्लिक ऑर्डर पे इंपैक्ट करे, मोरालिटी पे इंपैक्ट करे, सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी पे हमारे देश का इंपैक्ट करे। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक, इफेक्टिव बेयरिंग और लॉकआउट्स। आप जो लॉकआउट्स कर देते हो, आप जो स्ट्राइक कर देते हो, फंडामेंटल राइट आपको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं दे रहा, याद रखना। ऐसा नहीं कि आप स्ट्राइक कर रहे हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस भी अगर क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास में अधिकार है। इट्स नॉट योर राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज यू कैन नॉट स्ट्राइक। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट्स में ऑब्जर्व किया हुआ है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार रीड करते चलना। बाकी मैं आपको पहले बताता हूं कि ये जो पीपीटी है ना, प्रीसाइजली दिस पीपीटी यू विल गेट ऑन दी टेलीग्राम चैनल। मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल डालता हूँ, इट इज यूपीएससी बाय रुपेश। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आपको पीपीटी मिल जाएगा और वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम देखते हैं सर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19(1) का डी, मूवमेंट करने का अधिकार। अगर आप देश में कहीं भी मूव करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हम सभी के पास में। सपोज करो अगर मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरा मन है तो मैं दिल्ली में जाके सेटल हो सकता हूँ, दिल्ली में मूवमेंट कर सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये चीज तो लिखा हुआ है कि हर सिटीजन के पास में मूव करने का राइट है, अपने देश के कहीं भी अंदर मूव कर सकता है, स्टेट्स के अक्रॉस मूव कर सकता है। ठीक है, ये आइडिया कहीं ना कहीं एक वन नेशनल यूनिट को या फिर नेशनल यूनिटी को प्रमोट कर रहा है। ये मेरा एक देश है, अब इस देश के अंदर मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, कश्मीर, ये सब के सब हमारे देश का हिस्सा है।
तो अगर ये हमारा एक देश है और मैं इस एक देश का नागरिक हूं तो मैं इस देश में कहीं भी मूव कर सकता हूं, यानी कहीं ना कहीं ये हमारे देश का नेशनल यूनिटी को प्रमोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताओ। ऑब्वियस सी बात है सर, इट इज समहाउ प्रमोटिंग द नेशनल यूनिटी ऑफ द कंट्री, व्हाई? बिकॉज इट इज समहाउ रीइंफोर्सिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस, हम सब एक है, राइट, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ ना रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। पहले रिस्ट्रिक्शन से पहले मूवमेंट के बारे में एक और चीज समझो जहां से क्वेश्चन आता है। एक चीज हमेशा याद रखना, हो सकता है कहीं इस बार या अगले साल क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक पे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो मूवमेंट होता है ना, इसके दो डिमेंशन होते हैं। कितने होते हैं? दो डिमेंशन। एक तो आप इंटरनल मूवमेंट कर रहे हो देश के अंदर, दूसरा आप एक्सटर्नल मूवमेंट कर रहे हो एक देश से दूसरे देश में। हमेशा याद रखना, जो हमारा इंटरनल मूवमेंट है ना, वो आपका आर्टिकल 19 है कि मैं देश में कहीं भी मूव कर सकता हूं। अगर मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं बिहार में रह सकता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली में रह सकता हूं, मैं कहीं भी मूव कर सकता हूं, ये आपका आर्टिकल 19 है। लेकिन मैं इस देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाऊं या दूसरे देश से अपने देश में वापस आऊं, ये जो है राइट टू मूव आउटसाइड, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के अंदर में। यानी कि आपका जो एक्सटर्नल मूवमेंट है ये किसमें? आर्टिकल 21 में है। जो इंटरनल मूवमेंट है किसमें? आर्टिकल 19 में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनल मूवमेंट इज इन आर्टिकल 19, एक्सटर्नल मूवमेंट इज इन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दो अलग अलग डिमेंशंस हैं, ठीक है। चलो, आई जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ ऑल ऑफ यू। अभी क्या हो रहा है, हमने मेंटरशिप बैच को स्टार्ट किया हुआ है, गुरु द्रोणा मेंटरशिप बैच, और इस पर्टिकुलर बैच में जितने भी ऐसे एस्पिरेंट है यूपीएससी 2026 से 27 को टारगेट कर रहे हैं, उनको डेली बेसिस पे मेंटरशिप किया जा रहा है। डेली बेसिस पर टारगेट्स दिए जा रहे हैं, उस टारगेट्स को शाम तक अपडेट करते हैं करके, साथ में उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी करा रहे हैं। अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो अभी मेंटरशिप बैच में हमने सोसाइटी के आंसर राइटिंग स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के ऊपर में, फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर में, डेमोग्राफी के ऊपर में, यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को लाइव क्लासेस में क्या कर रहे हैं, सब ब्रेक डाउन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। मेंटोर आपसे अपना ओपिनियन पूछ रहे हैं और आपके थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा है। प्रिसाइजली बताओ तो अभी जो आंसर राइटिंग सेशन है वो श्रुति मैम ले रही है। शी हैज गिवन 1 यूपीएससी मेंस एंड शी हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ मेंटरिंग एस्पिरेंट्स इन डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ एग्जाम्स। उसके साथ साथ में दिस इज द सर्वर सर 3 यूपीएससी मेंस एंड दिस इज सोलंकी सर मेंटरिंग कर रहे थे, बट ही विल नॉट बी मेंटरिंग नाउ बिकॉज़ अभी उनका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम निकला है। Few days back he's got rank in assistant commandant UPSC, so he'll be leaving out there. But this is the Chandan sir, he is author, he has written a lot of books of economy and different subjects in different verticals of UPSC and different academics. तो ये आपको सारे सारे मेंटर्स दिखाई देंगे जो प्रिसाइजली मेंटरशिप प्रोग्राम में कर रहे हैं। 24/7 पर्सनलाइज टारगेट से लेकर के डेली टारगेट्स, एक्सपोर्ट मेंटर्स एंड 5000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सब हम साथ साथ हैंड टू हैंड करते हुए चल रहे हैं। सो दिस इज हाउ द एंटायर मेंटरशिप प्रोग्राम इज डेडिकेटेड। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हम टारगेट्स कैसे दे रहे हैं, सो दैट टू गिव यू गुड क्लैरिटी अबाउट द कंटेंट, सो हियर यू कैन सी हम क्या कर रहे हैं। जैसे जुलाई है, अगस्त है, हमने क्या कर दिया, हर हफ्ते का टारगेट दे दिया। जैसे जुलाई के 2 इनिशियल वीक्स में हमने दे दिया कि आपको इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और जुलाई के बाद के 2 वीक्स में आपको मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो बस इतना ही नहीं है, इसको हमने फिर ब्रेकआउट भी किया है कि इनिशियल फर्स्ट वीक में जुलाई के आप क्या पढ़ोगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, प्रीएम्बल पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएस भी पढ़ोगे, ठीक है। और आपको दिख रहा है अभी हम जुलाई में फंडामेंटल राइट भी कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर में डीपीएसपी भी हो जाएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई खत्म हो जाएगा। सेकंड वीक में आपको क्या दिखाई देगा, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे, ये तो वीकली टारगेट्स है, तो पहले मंथली, मंथली से वीकली, वीकली से डेली टारगेट्स और उनका स्टेटस, राइट, ये सब कुछ हम मेंटरशिप प्रोग्राम में करा रहे हैं। सो अगर आप ऐसे एस्पिरेंट है जो 2026 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं या फिर 2027 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम क्या कर रहे थे, सो वी वर कवरिंग इंडियन पॉलिटी। चलो, अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो आर्टिकल 19 है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, कि आप अपने देश में कहीं भी मूव कर सकते हो, मूवमेंट का जो अधिकार देता है, तो इंटरनल मूवमेंट आपको आर्टिकल 19 देता है। एक्सटर्नल मूवमेंट कौन देता है, एक्सटर्नल मूवमेंट आपको आर्टिकल 21 देता है, अभी मैं आपको बताया। लेकिन इंटरनल मूवमेंट के ऊपर में ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, कुछ रोक है। अब क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, ये देखो। सबसे पहला है सर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, राइट। फॉर एग्जांपल, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एक जनजातीय ट्राइब है और उस ट्राइब की पॉपुलेशन कम हो रही है या वो ट्राइब कुछ वल्नरेबल स्टेट पे है, तो अगर सपोज करो उस ट्राइबल एरिया में आप जाओ, घूमने लगो, ट्रेवल करने लगो, टूरिज्म प्रमोट करो, उनके एरियाज में, जंगलों में जाकर के आप बोटल्स फेंक करके आ जाओ, रैपर्स फेंक करके आ जाओ, तो उस ट्राइब को सर्वाइव करने के लिए और ज्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिलेगा।
तो गवर्नमेंट ऐसे ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटसाइडर्स को वहां जाने से बैन करती है, राइट। क्या लिखता है, एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन ट्राइबल एरिया, ताकि हम वैसे ट्राइबल एरिया की इकोनॉमी, ट्राइबल एरिया के लोगों की पॉपुलेशन को बढ़ाएं, उनकी वल्नरेबिलिटी को कम कर सके। तो वैसे जगहों पे आपको पता चलेगा कि आपका आर्टिकल 19 जो है ना ये सस्पेंड हो गया, मतलब कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आर्टिकल 19 आपको यहाँ पे एंजॉय होता हुआ नहीं दिखाई देगा कि आप कहीं भी मूव कर सकते। तो दीज आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां तक दिया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स मे बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी। अब यहां से क्वेश्चंस भी आए स्टेट पीसीएस में, याद रखना इस लाइन को। जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके मूवमेंट्स को भी कोर्ट ने बोला है कि रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी, और ये सब के सब आपको क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर में दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, कहीं भी रहने का अधिकार। बहुत ही सिंपल सी बात है सर, हमारे देश में सिटीजनशिप कितनी होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं सिटीजनशिप वाले चैप्टर में। हम सभी के पास एक ही सिटीजनशिप है, हम सब लोग एक ही देश के नागरिक है ना। तो अगर हमारे पास में एक सिटीजनशिप है तो हम सभी के पास में कहीं भी इस देश में, इस एक देश में कहीं भी रहने का अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि हमारे देश में स्टेट का सिटीजनशिप अलग है, कि मैं मध्य प्रदेश का हूं या मैं बिहार का हूं तो मैं बिहार या मध्य प्रदेश का सिटीजनशिप लूंगा बाद में देश का लूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। इस पूरे देश का सिटीजनशिप मिलता है तो मैं कहीं भी स्टे कर सकता हूं, ठीक है। अगर रिसाइड एनीवेयर, रिसाइड मतलब वही सेटल एनीवेयर, तो एम्स टू एलिमिनेट इंटरनल बैरियर्स, राइट, एंड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कम्युनलिज्म ना बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि हमारे इंडिया का एक हिस्सा ऐसा हो गया जो हिंदू डोमिनेंट हो गया, एक मुस्लिम डोमिनेंट, एक क्रिश्चियन डोमिनेंट और एक सिखों के द्वारा डोमिनेट कर दिया गया, और ये सब कहने लगे कि हमें एक देश बना दो। तो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, फिर हम क्या कहां से बात करेंगे कि हमारा देश एक है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन तब तक है जब तक हम सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रह रहे और यूनाइट होकर रह रहे, दैट्स कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये आपको यहाँ पे फॉलो होता हुआ नजर आएगा। तो आपको दिख सकता है कि आर्टिकल 19(1)(e) के अंदर में फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल दिखाई देगा। इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। क्या है रिस्ट्रिक्शन सर? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, सर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वही बात है। अब आप बोलो कि हम कहीं भी रह सकते हैं, हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले में कहीं नॉर्थ ईस्ट में चले गए, कोई ऐसा शेड्यूल्ड ट्राइब है वल्नरेबल स्टेज पे, उसके एरिया में जाके रह रहे हैं, बोल रहे हैं आर्टिकल 90 तो हमें अधिकार दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। तो आप जब भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखेंगे। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को बहुत ही कम लाइंस में, बहुत ही छोटे छोटे लाइंस में कट डाउन कर दिया है ताकि आपके लिए रिवाइज करना इजी हो, है ना। चलो आगे क्या दिखाई देगा? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हम सभी के पास में अधिकार है कि हम जिस भी प्रकार का प्रोफेशन फॉलो करना चाहें हम कर सकते हैं। वी हैव द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। बट इसमें भी एक चीज याद रखना आप कि इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हमारे ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री, ऐसी कोई मशीन ना सेटअप कर दे जिस फैक्ट्री से, जिस मशीन से मास स्केल में क्या पॉल्यूशन जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, मास स्केल में लोगों की लाइवलीहुड पे इंपैक्ट पड़ने लग जाए। मतलब प्रोफेशन वैसा करना है जो कहीं ना कहीं क्या आपके आम इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक को फुलफिल कर रहा हो, और साथ में उस टाइप की प्रोफेशंस को ही फॉलो करना है जिससे लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हम पर हो रहा। जैसे आप देखो कोई बोले कि मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा हूँ, मानव तस्करी, मैं अब सर ड्रग्स का बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक लॉ एंड ऑर्डर वाला स्टेप को तो हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। तो इस चीज को आप एक बार रीड करेंगे, इसके बाद से चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। चलो, तो आर्टिकल 19 जो था इसके अंदर मैंने आपको 6 राइट्स बताए थे, चाहे राइट ऑफ ट्रैवल हो, राइट ऑफ सेटलिंग डाउन हो, राइट ऑफ ऑक्यूपेशन हो, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द राइट्स ऑफ आर्टिकल 19। अब हम जा रहे हैं आर्टिकल 20 की तरफ में। और एक चीज याद रखना, मैंने 6 के 6 राइट्स के आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी बताए हुए, और उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस समझाया प्लीज उसको अच्छे से देखना। आर्टिकल 20 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा राइट है, राइट। क्या बोलता है ये? दिस प्रोवाइड्स क्रूशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी परसिक्यूशन एंड इंश्योर फ्री ट्रायल। ये याद रखना, ऐसा ना हो कि आपको आर्बिट्ररली अरेस्ट कर लिया गया, आपकी कोई गलती नहीं है और आपको आर्बिट्ररली क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया, ऐसा ना हो। दूसरा, ऐसा ना हो कि आपको कहीं ना कहीं फ्री ट्रायल नहीं मिल रहा है। ऐसा ना हो कि आप बहुत गरीब इंसान है, आपके ऊपर में किसी ने कोई केस लगा दिया, अब आपके पास में पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, तो आप बेचारे केस हार गए और आपको जेल में सजा मिल गई।
तब तो अगर ये सिचुएशन चलेगा तो अमीर तो हमेशा जीतेगा, गरीब तो कहीं का नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं बेसिक मिनिमम फ्री ट्रायल तो हर इंसान को मिलना ही चाहिए, फ्री के साथ साथ फेयर ट्रायल भी मिलना चाहिए। अब मैं आपको फ्री और फेयर दोनों बताऊंगा। फेयर ट्रायल कहने का मतलब यही है सर कि जो जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम है, बहुत ही फेयरली काम करता हुआ नजर आए। सो विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग आउट देयर। इसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्लॉज 1 के अंदर में क्या दिखाई देगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या बोलता है, नो प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स नॉट इलीगल व्हेन कमिटेड। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं। सपोज करो आप अपने फ्रेंड के साथ में आप अपने फ्रेंड, लेट मी ड्रॉ समथिंग देयर। नाउ दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड, ठीक है। आप दोनों 2010 से दोस्त हो। अब ये जो आपका फ्रेंड ए है, ये आपको बहुत परेशान कर रहा है, राइट, मजाक कर रहा है, बहुत ज्यादा बुली कर रहा है, बट ठीक है, मतलब आपको बुरा लग रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप नॉर्मल हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। एक दिन इसने बहुत परेशान कर दिया, आपकी इसकी दोस्ती टूट गई, आप लोगों ने 6 महीने बात नहीं किया, ये आपको इतना ज्यादा बुली कर रहा था, इतना आपको परेशान कर रहा था, लेकिन बाद में चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में एक कानून बना दिया। लेट अस सपोज दैट, एग्जांपल दे रहा हूं, कि अगर कोई भी फ्रेंड दूसरे वाले फ्रेंड का बहुत मजाक उड़ाएगा, बहुत बुली करेगा, तो उसके ऊपर में 6 महीने की सजा है, 6 महीने का जेल है, या फिर उसको 50,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जाकर के बोलो गवर्नमेंट को कि सर देखो ये जो कानून आया इसमें 6 महीने की जेल है ना, हाँ, इस इंसान ने मुझे 2010 में ऐसे ऐसे बहुत परेशान किया, आई हैव द एविडेंस। तो गवर्नमेंट बोलेगी ये लगेगा ही नहीं, इसकी इस एविडेंस के बेसिस पे हम उसको पनिशमेंट देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो ये काम कर रहा था उस टाइम पीरियड पे ये लॉ नहीं आया था। अगर अब 2015 के बाद आपका फ्रेंड अगर ऐसे बिहेव करता है, तो हम आपके फ्रेंड के ऊपर में एक्शन लेंगे, 6 महीने की जेल या 50,000 रुपए उस पर जुर्माना लेंगे, लेकिन अभी नहीं ले सकते, क्योंकि जिस टाइम पीरियड पे ये काम किया जा रहा था ये इलीगल था ही नहीं। इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब क्या है, नो प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स नॉट इलीगल व्हेन कमिटेड। जब वो किया जा रहा था, कमिट किया जा रहा था, उस वक्त अगर कानून ने उसको इलीगल नहीं माना है, उसके बाद अगर माना, तो अब आज इस बेसिस पे नहीं पनिशमेंट मांगोगे कि देखो सर वो बहुत पहले तो गलती करता था, बहुत पहले करता होगा, लेकिन उस वक्त इलीगल नहीं था वो, राइट। अब अगर कोई करेगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे। तो आर्टिकल 20 कहीं ना कहीं ये सेफगार्ड देता है। बहुत सही बात है, क्योंकि आपको देखो ना, आपकी पॉलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होती जाती है, हो रही है ना इंप्रूव। मतलब हर इंसान, सोसाइटी ऐसे बदल रहा है, वैसे कानून भी बदल रहा है। तो हो सकता है अभी बहुत सारी चीज ऐसी हो जो इलीगल वाली लिस्ट में आ जाए, जो पहले शायद नहीं थी। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो पहले जितने लोग थे सबको आप पनिशमेंट ही दे दोगे, नहीं हो सकता ना ऐसा। अभी अगर गलती हो रहा है, अभी कानून बना हुआ है, तो अभी की बात करो, पिछला वाला छोड़ दो। बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, कैन नॉट बी पनिश फॉर एक्ट दैट वाज लीगल व्हेन परफॉर्म्ड, ठीक है। लॉ कैन नॉट बी मेड रेट्रोस्पेक्टिव टू पनिशमेंट पास्ट कंडक्ट, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी लेजिस्लेशन। वही सब बात है जो मैंने आपको समझाया, बहुत ही फ्लोरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट इट कंटेन्स हियर, ठीक है। नेक्स्ट है सर डुअल जियोपार्डी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है ये। मतलब क्या है, नो डबल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस। ऐसा नहीं हो कि एक इंसान ने गलती की और आपने उसको सजा दे दिया, और फिर आप उसने सजा कंप्लीट कर ली और आपने फिर से वही सजा उस पर वापस से दे दिया, जबकि उसने इस बार गलती नहीं की थी। मतलब क्या है कि अगर कोई एक बार गलती करेगा तो उस गलती की उसको एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार गलती किया तो इस गलती के लिए इसको आप 2 बार सजा कर रहे हो, 3 बार सजा कर रहे हो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड दी डबल जियोपार्डी। मतलब क्या है, नो डबल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस के लिए आप डबल पनिशमेंट नहीं कर सकते हो। अब वही चीजों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, वंस एक्विटेड और कन्विक्टेड द मैटर इज डिस्क्लोज्ड। बस वही चीज को लिखा हुआ है, एक बार गलती की, सजा दे दिया, सजा खत्म हो गया, उसको छोड़ दो, बस बात खत्म। अब ऐसा नहीं कि फिर से आप उस पर ट्रायल स्टार्ट कर दो, उसने सजा काट लिया, खत्म हो गई बात। अब अगर वो फिर से गलती करेगा तो सजा देना, पुराने वाले के बेसिस पे 2 बार सजा नहीं, ठीक है। कंडीशन ऑफ डुअल जियोपार्डी क्या है, सेम पर्सन मस्ट बी द सेम इंडिविजुअल मस्ट आइडेंटिफाई द सेम मिस्टेक। मतलब अगर वो फिर से गलती कर रहा है, सेम इंसान है, फिर से वो वही गलती कर रहा है, तो दूसरी बार पनिशमेंट देंगे। अगर सेम इंसान है, गलती नहीं कर रहा, पहले कर चुका है, उसको एक बार पनिशमेंट मिल चुका है, तब उसको पनिशमेंट नहीं देंगे। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या लिखा हुआ है, नो कंपल्सन टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट वन सेल्फ। देखो, किसी भी इंसान को आप उसी का विटनेस नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, सपोजिटली कि अगर कोई क्राइम हुआ और मैं जाकर के पुलिस को बोलूं कि सर मैंने गलती की है, मैं सजा कबूल करता हूं, तो नहीं,
आप इस पे बिलीव नहीं करोगे, आपको अपने तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करके सजा उसको निकालना है कि किसने गलती की है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ में एक बहुत अमीर आदमी था, ठीक है, आप उसके पीए थे, मतलब पर्सनल असिस्टेंट, कोई और पीए मत समझना, पर्सनल असिस्टेंट थे, और उस इंसान ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो आपको बोल रहा है कि देखो तुम गरीब हो, लेकिन तुम ये गलती तुम अपने सर पे ले लो तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, तुम्हारी फैमिली को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पैसे के माध्यम से उसने आपके ऊपर में बहुत सारी चीजें आपको दिखा दी। अब आपको लग रहा है कि सही बात है यार, मैं इस गलती की सजा मैं ही ले लेता हूँ, कम से कम एक सजा से मेरी फैमिली तो खुश हो जाएगी। तो आप जाके कोर्ट में बोल दो कि सर ये मेरी गलती थी। नहीं, नेवर। नो विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ। खुद के लिए खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकते। आपकी मतलब आप अगर जाकर के ऐसा बोल भी दोगे तो इट डजंट मेक अ सेंस। एट द एंड ऑफ द डे पुलिस को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके निकालना पड़ेगा कि किसकी गलती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार, कि गलती किसी और की थी और किसी और ने आकर के एक्सेप्ट कर लिया कि सर मैंने गलती की थी। अब उसने एक्सेप्ट किसी चीज के लालच में कर लिया कि मुझे पैसा मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा, मेरे बच्चों को जॉब मिल जाएगा, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये तो अन्याय हो गया ना, उसके साथ तो न्याय नहीं हुआ। इट इज नॉट द राइट वे टू एग्जीक्यूट द जस्टिस। तो इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सर कोई भी इंसान को आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन है कि खुद के अगेंस्ट में आकर के वो क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता सजा को। राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब ये भी है कि अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उस इन्वेस्टिगेशन में आपके पास अधिकार है कि आप साइलेंट रह सकते हैं। राइट, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कन्फेस करने के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्रोसिक्यूशन, मतलब क्या है, आपके ऊपर में बर्डन नहीं लगाया जाएगा। ये मतलब पूरी तरीके से न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा। राइट, इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, तो ये आप एक बार इसको रीड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। सबसे इंटरेस्टिंग है सर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है ये आर्टिकल प्रीसाइजली क्या बोलता है सर, दिस आर्टिकल प्रीसाइजली टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ। किसकी बात करता है सर, ये आर्टिकल बात करता है राइट टू लाइफ। मतलब क्या है, जिंदगी जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसको भी याद रखना, विद डिग्निटी। ऐसा नहीं हो कि सर जिंदगी जीने का अधिकार मतलब कोई भी, नहीं नहीं, डिग्निटी के साथ में, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल। देखो क्या लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अभी इस चीज को याद रखना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब क्या है, कोई भी इंसान, उसकी जिंदगी आप नहीं ले सकते। राइट, आप उसकी लाइफ नहीं ले सकते, उसकी जिंदगी को लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन एक तरीका है जिससे उसके राइट टू लाइफ के ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है, वो है सर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अभी फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको समझाऊंगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। लेकिन आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि सर आपका जो राइट टू फ्रीडम है ना, राइट, वो आपका आर्टिकल 19 से लेकर कहां तक है, आर्टिकल 22 तक है। तो अभी हम जो कवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वी आर कवरिंग इज राइट टू फ्रीडम। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी और यू कैन जस्ट रिकॉल दिस कि हमने पहले किया था राइट टू इक्वालिटी, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, राइट टू इक्वालिटी कवर किया था, जिसमें हमने कहां से कहां किया था, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये सारे आर्टिकल्स कवर किए थे। दिस इज नंबर 1। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं सर राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आजादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कहां से कहां, 19 से लेकर के 22, ठीक है, ये कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। इसको अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स है 23 एंड 24, यानी कि आज हम बेसिकली 3 बड़े आर्टिकल्स को कवर अप करेंगे। पहला तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले सेशन में, राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर के 18। अभी हम जो स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया राइट टू फ्रीडम 19 से 22, जिसमें अभी हम कर रहे हैं 21, 19 और 20 हमने पढ़ लिया, 21 फिर 22, फिर ये खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हमको देखना है सर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज आर्टिकल 23 एंड 24। तो ये देखो आर्टिकल में अगर आपको प्रिसाइजली बताऊं ना तो 14 से लेकर के 30 तक, राइट, ये आर्टिकल्स एटलीस्ट याद कर लेना, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और फंडामेंटल राइट आपको पता ही है सर कहां से कहां तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक है, इनको ध्यान में रखना है, लेकिन ये वाला याद करना है बहुत अच्छे से, एटलीस्ट 14 से लेकर के 30 तक के जो आर्टिकल्स है। और कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बार बार बोल बोल के याद भी करा दूंगा, राइट, डोंट वरी अबाउट दिस। तो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट, क्या बोलते थे, मोस्ट एक्सपेंसिव राइट, राइट, बहुत एक्सपेंसिव राइट भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि सर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा राइट है
और लाइफ के ऊपर में, राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा राइट है। आर्टिकल 21 कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक्सपेंसिव फंडामेंटल राइट है, राइट। इसको पहले सिर्फ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के द्वारा ही देखा जाता था, लेकिन अभी के टाइम पीरियड में इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको चेंजेस बताऊंगा। तो आपके संविधान में आर्टिकल 21 के बारे में प्रीसाइजली क्या शब्दों में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है no person shall be deprived of his or her personal liberty except according to the procedure established by law। कोई भी इंसान की जिंदगी या फिर उसकी कोई भी पर्सनल लिबर्टी हटा नहीं सकते, बस एक ही तरीके से उसकी लाइफ या लिबर्टी हटा सकते हैं, वो है सर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अब आपके अंदर में एक क्वेश्चन आएगा, सर क्या है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मैं आपको दो चीज पहले यहां पे लिख के दिखाता हूं। एक है प्रोसीजर established by law। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जस्ट होल्ड हियर फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट में समझा दूंगा। एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो आपके घर पे कुछ गेस्ट आए, अच्छे से सुनना। सपोज करो आपके घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं और आपको बोला गया कि आप एक काम करो, इस लिस्ट को, इस रेसिपी को ध्यान में रख करके खाना बनाओ 5 गेस्ट के लिए। 5 गेस्ट आपके लिए आ रहे हैं घर पे, आपने उस रेसिपी को लिया और उस रेसिपी के ध्यान से आपने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें मसाले इतना डालना है, नमक कितना डालना है, शक्कर इतना डालना है, जो भी है, जो भी उसमें लिखा हुआ उस हिसाब से आपने खाना बहुत अच्छा बना दिया। 5 लोग आपके घर पे आ गए खाना खाने के लिए। अब खाना खाने के लिए जो 5 लोग आए उसमें से पता चलता है कि 2 लोग ऐसे थे जो बीपी के पेशेंट थे, 3 तो फिट थे, लेकिन 2 कैसे थे सर, बीपी के पेशेंट थे। आपने खाना बना दिया एक रेसिपी को ध्यान में रखते हुए। आपने इस रेसिपी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है सर, कहीं भी रेसिपी में नहीं लिखा होता है कि बीपी के पेशेंट आएंगे तो उसमें इतना चीनी, इतना नमक डालना है, इतना ही मसाला डालना, जो बीपी के नहीं होंगे उनमें ज्यादा नमक या ज्यादा मसाला डालना है, ऐसे तो कहीं नहीं लिखा होता है। एक जनरल सा रेसिपी होता है जो सबके लिए होता है, जिससे नॉर्मल खाना बनता है। आपने इसको ध्यान में रख करके खाना बना दिया। आपने ध्यान ही में नहीं था आपकी कि 2 बीपी के पेशेंट है, तो मैं इस खाने में मसाले कम डालूंगा और नमक कम डालूंगा। तो ये जो आपने जनरल तरीके से बनाया है खाना को, कैसे बनाया है, बहुत ही जनरल तरीके से। आपने बस एक प्रोसेस को फॉलो किया है, इस रेसिपी में जो लिखा हुआ था इसके प्रोसेस को फॉलो कर दिया। इसी को हम बोलते हैं सर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या बोलेंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब लॉ ने जो प्रोसीजर दिया हुआ है, आपने बस उस प्रोसीजर को फॉलो किया है। रेसिपी के अंदर में जो प्रोसेस दिया हुआ है, रेसिपी में जो प्रोसीजर दिया हुआ है कि इसके बाद ये डालना, इसके बाद ये डालना, इसके बाद ये डालना, आपने बस उसको फॉलो कर दिया। दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन अगर आपने खाना बनाते टाइम में सही मायने में मसालों का प्रयोग थोड़ा कम किया हो, नमक का प्रयोग थोड़ा कम किया हो, और एक आइडियल हेल्दी नॉर्मल खाना बनाया हो जिसको बीपी वाले पेशेंट्स भी खा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या बोलेंगे इसको हम, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चेक करता है कि आपका कानून कितना फेयर है, राइट। आपने अगर कोई कानून बनाया तो सही मायने में वो जरूरी था या नहीं था। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बस ये चेक करता है कि जो कानून बना वो सही लॉ को फॉलो करके बना या नहीं बना। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, सही प्रोसेस को फॉलो किया नहीं फॉलो किया। अब वो कानून भले सही हो, भले गलत हो, भले फेयर हो, भले अनफेयर हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस देखना है कि उसका प्रोसीजर सही था या नहीं था। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कर रहा है, प्रोसीजर के साथ साथ ये भी चेक कर रहा है कि सर वो लॉ जो बनाया गया है वो सही में फेयर है या नहीं है, उस लॉ की आवश्यकता है या नहीं है, वो लॉ जिस इंटेंट के साथ बनाया गया कि ऐसे प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाए, वो इंटेंट भी सही है या नहीं है। दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बेसिक से एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत ही ब्रॉडर है। यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी चेक कर रहा है, प्लस फेयरनेस ऑफ लॉ भी चेक कर रहा है। अब इस चीज को समझो, आपका ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है बहुत नैरो है, इसको किसी चीज से मतलब नहीं है, बस ये देख रहा है कि क्या सही प्रोसेस को फॉलो किया गया, हाँ फॉलो किया गया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इज फाइन, बहुत नैरो है। दैट्स कॉल्ड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर तो चेक कर रहा है, उसके साथ साथ चेक कर रहा है कितना फेयर है, दैट इज इवन वाइडर, बहुत बड़ा वाइडर है ये। दैट्स कॉल्ड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, तो आपको पता चल गया सर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं ना कहीं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहीं ना कहीं नैरोअर कॉन्सेप्ट है। दिख रहा है ना ये सारी चीजें, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा ना जो आपको नहीं पता है या मैंने नहीं समझाया, मैं समझा चुका हूं ना इन चीजों को। अब तो समझ में आ रहा होगा मैं क्यों लिख रहा हूं ये,
क्यों नैरोअर है, क्यों ब्रॉडर है, क्यों पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। प्लस एक और चीज यहाँ पे बता देता हूं, सबसे इंटरेस्टिंग सी बात, राइट, क्या लिखा हुआ है, एक चीज लिखा हुआ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। सर ये आपके आर्टिकल 21 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, देखो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपके आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है? नहीं है मेंशन्ड। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारा जुडिशियल इनोवेशन है, मतलब हमारी जुडिशरी ने अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है। ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं था। हमारे संविधान में क्या मेंशन था? हमारे संविधान में सर मेंशन था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है, मतलब वो जो नैरो कॉन्सेप्ट है बस वो मेंशन था। ये फेयरनेस चेक करना लॉ का कि वो सही मायने में सही है या नहीं है, उसका इंटेंट कैसा है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। इसको हमने जुडिशियल इनोवेशन के द्वारा लिया हुआ है, राइट, और इसको हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अब मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस बताऊंगा, इसके बाद सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस मैं आपको ये बताता हूं कि आपका जो मेनका गांधी जी का केस हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस, हम केस की बारीकियों पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर लॉ नहीं कर रहे, बस ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस केस के बाद में आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता हुआ दिखाई देगा। मेनका गांधी केस के बाद में आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के प्रोसीजर को कोर्ट ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इसके पहले कोर्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ही बस फॉलो करती थी। आफ्टर द मेनका गांधी केस आर्टिकल 21 में अब कोर्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ प्लस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों चीजों को फॉलो करेगी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा टेबल के थ्रू बता दूंगा तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, आप ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, मुझे बस इसको आपके सामने एक बार रीड कर देना है एंड यू गाइस ऑलरेडी नो दिस पर्टिकुलर स्टफ। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे कि अगर मैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात करूं ओरिजिन, ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो इंडिया में है इसको एक्चुअली में जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, जापान के, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हमारे देश में जुडिशियल इनोवेशन है जो कि मेनका गांधी केस के बाद आया, ये बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यानी कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन फेयरनेस ऑफ लॉ भी चेक करता है, बस ये नहीं चेक करता कि क्या सही तरीके से लॉ बनाया गया, नहीं नहीं, सही तरीके से तो बनाया गया वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वो सही तरीके से बनाने की लॉ की भी आवश्यकता थी या नहीं थी, या जिस पर्पस के लिए बना वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है, अ लॉ प्रॉपर्ली इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर मस्ट बी फॉलोड, मतलब आपने जो लेजिस्लेचर है उसने सही प्रोसीजर से फॉलो किया नहीं फॉलो किया। लेकिन यहां पे बता रहा है क्या कि वो लॉ फेयर है या नहीं है, रीजनेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बस आपने एक तरीके से बना दिया लेकिन वो सही मायने में ग्राउंड पे उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, अभी उसकी आवश्यकता ना हो, उतना फेयर ना हो, वो वाला सीन इसके साथ में नहीं होना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल। नेक्स्ट आपको जुडिशियल इनोवेशन में क्या दिखाई देगा जुडिशियल रिव्यू को लेकर के कि कोर्ट चेक्स ओनली इफ द प्रोसीजर इज फॉलोड, मतलब कोर्ट बस ये देखता है कि क्या आपका प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किया गया था। यहाँ पे कोर्ट सर प्रोसीजर के साथ साथ फेयरनेस ऑफ द लॉ को भी चेक करता है कि वो कानून कितना सही है, क्या वो कानून फेयर है या नहीं है, इस चीज को भी लॉ यहाँ पे चेक कर रहा है, राइट। अगर मैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं अनजस्ट लॉ को भी सही माना जा सकता है, मतलब हो सकता है कि कोई कानून ऐसा बन गया जिसकी जमीन पे भी आवश्यकता नहीं थी, बहुत ही सही कानून नहीं है, लेकिन हम उसको कहीं से भी सही करके सही मान के चल रहे हैं क्योंकि उसने एक सही प्रोसेस से बनाया हुआ है, भले उसका इंटेंट सही नहीं है, प्रोसेस सही है तो चलो इसको हमने सही मान लिया, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस ही नहीं है। इसमें आपको स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट फॉर फेयरनेस टेस्ट, मतलब एक कानून बनाया गया सही मायने में एक फेयर कानून है या नहीं है, नेचुरल जस्टिस के अंदर में है नहीं है, इसका अभी इंपॉर्टेंस था या नहीं, इसका एक्चुअल में जो इंटेंट है वो सही है या नहीं है, ये भी चेक करेंगे हम। इसके अलावा कि सही तरीके से बनाया नहीं बनाया, सही तरीके से बनाया वो तो छोड़ दो, हमें ये बताओ कि सही कारणों से बनाया नहीं बना, अभी इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, मतलब वी वांट टू चेक द फेयरनेस ऑफ दैट लॉ, दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मैं फिर से बता रहा हूं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, इसका एक डिफरेंस ये भी है कि सर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 में मेंशन नहीं है, ये जुडिशियल इनोवेशन हमने इसको कहां से लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, मेनका गांधी केस के बाद में हम इसको फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो दैट इज द बेसिक एंड फाइनल डिफरेंस, आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मतलब इसके बाद इसमें कुछ भी इफ एंड बट एंड डाउट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट में फंसते हैं, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट शुड बी एज क्लियर एज पॉसिबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। एनीवेज अब हम देखो आर्टिकल 21 के अंदर में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। आर्टिकल 21 बहुत ही ब्रॉडर सा आर्टिकल है जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपका राइट टू लाइफ का हॉरिजॉन सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपकी सांसें चल रही है नहीं चल रही, आपके पास जिंदगी है या नहीं है, आपकी राइट टू लाइफ मतलब डिग्निटी के साथ होनी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए, और आपके राइट टू लाइफ की बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स है।
आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स है? सबसे पहला है सर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइफ इज नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि आप जिंदा हो जानवरों की तरह हो, ये आपका आर्टिकल 21 नहीं कहता। आपका आर्टिकल 21 कहता है कि आप एक सभ्य इंसान की तरह बाकी लोगों के जैसे अधिकारों के साथ जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, ये आपका आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अगर कोई आपको बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट दे रहा है तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, अब सपोज करो कह दिया गया है कि आर्टिकल 21 कोई नहीं हटा सकता और पुलिस वाले आपको गोली नहीं मार सकते तो आपको उठा करके जेल में डाल दे, क्यों जेल में डालेंगे? आपके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है। आर्टिकल 21 गिव यू दैट अथॉरिटी दैट यू शुड लिव लाइफ लाइक अदर पीपल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस सांस चल रहा है तो आपके पास में आर्टिकल 21 है, मतलब आर्टिकल 21 इज नॉट ए नैरो इंटरप्रिटेशन, रेदर इट्स अ ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन। और कोर्ट अलग अलग तरीके से आर्टिकल 21 को और एक्सपेंड करते जा रही है, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा? राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का भी अधिकार आपको कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के अंदर दिखाई देगा। हम सभी के पास अपनी खुद की प्राइवेसी है, अगर हमारी प्राइवेसी कोई हैम्पर कर रहा है, सर हमारा राइट टू लाइफ को हैम्पर कर रहा है, आपकी प्राइवेसी को अगर कोई हैम्पर कर रहा है, आपके प्राइवेट स्पेस में कोई हैम्पर कर रहा है, आपकी प्राइवेट चीज को कोई पब्लिक कर रहा है, आपका आर्टिकल 21 पे सीधा वायलेशन आ रहा है और उस इंसान को उसी वक्त सजा मिलेगी उसको लेकर के। ठीक है, तो देखो ये केस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2017 में, 2017 में, उसमें बेसिकली राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर में डाला गया है। राइट टू एजुकेशन अब तो आर्टिकल 21A के अंदर में डाल दिया गया, पहले फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 में ही पार्ट था, बट इसको अब नया आर्टिकल बना दिया गया 21A। मतलब आपको मैं यही भी बताता हूँ आर्टिकल 21A क्या बोलता है, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के जितने बच्चे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो देखो फ्री मिलना चाहिए एजुकेशन और कंपलसरी उसका अधिकार है सर। अगर आप 6 से 14 साल के बच्चों को अगर आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो तो उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसका अधिकार है कि स्टेट उसको फ्री कंपलसरी एजुकेशन एटलीस्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, इसी के अंदर में आएगा। क्वालिटी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बस स्कूलिंग नहीं, ऐसा नहीं कि बस आपने स्कूलिंग भेज दिया, नहीं, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। तो बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम्स एंड ऑल, कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को इन्फोर्स करने के लिए ही मिड डे मील स्कीम्स और बाकी स्कीम्स को भी लाया गया है, ताकि बच्चे स्कूल्स में जाए, उनको खाना वाना मिले और वहां पे कम से कम पढ़ाई तो करके आए। मिड डे मील स्कीम भी उसलिए दिया हुआ है। फिर क्या है? राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, मतलब हम सभी के पास में, ये भी आपका आर्टिकल 21 है, इसको याद रखना, हम सभी के पास में सर एक क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां पे हम सांस ले सके, खुली हवा हो, इतनी ना पॉल्यूशन बढ़ जाए कि हम वहां पे सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, प्रदूषण में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, यानी कि क्लीन इन्वायरमेंट इज नेसेसिटी। क्लीन इन्वायरमेंट आपके पास नहीं है, मतलब आपका आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, समझो इस चीज को। राइट टू लाइफ इन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन फ्री हो, वहां पे हमारे पास जिंदगी जीने का अधिकार है। इसका केस क्या है? सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था, जिसमें इन्वायरमेंट को भी आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया गया। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट टू लिव इन ए क्लीनली इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन? बन गया क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद में आपके मौलिक अधिकारों के रूप में दिया गया हुआ है? क्या क्या आपके पास में एक इन्वायरमेंट हो जहां पे प्रदूषण ना हो? तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इट्स नॉट समथिंग द सेम। ठीक है, बाकी एक अर्जुन मेंटरशिप प्रोग्राम है, बहुत बेसिक्स है, जस्ट टेक 1 मिनट। जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जिनको अभी एनसीईआरटीज पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, हमने एनसीईआरटीज का एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 2000 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं पीवाईक्यू के साथ। आपको मेंटर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डेली बेसिस पर टारगेट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज के थ्रू हम एनसीईआरटीज को बहुत ही अच्छे से कवर अप करेंगे और एनसीईआरटीज के ऊपर में एक अच्छा होल्ड बनाएंगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, एनीवेज गोइंग अप अहेड। अब आर्टिकल 22 क्या बोलता है? आर्टिकल 22 सर और भी इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू। आर्टिकल 22 इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बिकॉज आर्टिकल 22 कहता क्या है कि ये बोलता है सर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन, मतलब कोई भी इंसान जिसको अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, उसके पास क्या अधिकार है? होना चाहिए ना, आपको पुलिस ने उठा करके जेल में डाल दिया, अब आपके पास भी तो कुछ अधिकार हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको डिटेन क्यों किया गया है, व्हाट इज योर राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब डिटेंशन सर दो तरीके का होता है, एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? पोस्ट ट्रायल पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस, मतलब आपका ट्रायल हो गया, ट्रायल मतलब कोर्ट में गया केस, कोर्ट ने कह दिया आपकी गलती है, आपको सजा मिल गई, तब आपको पनिशमेंट दिया गया, दैट्स कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव नाम ही है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि आपको इसलिए डिटेन किया जा रहा है, इसलिए जेल में डाला जा रहा है क्योंकि ऐसा लगता है
कि अगर आपको डिटेन नहीं किया जाएगा, आप आम इंसान की तरह बाहर घूमेंगे, तो आपके बाहर घूमने से कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, खतरा। और ऐसा सिक्योरिटी इनपुट्स है कि आपको बाहर रहना इज नॉट गुड, तो आपको डिटेन कर लिया गया, इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो इसके प्रोटेक्शन में भी आपके पास में कुछ अधिकार है। पहले हम एक एक करके डील करते हैं। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? अरेस्ट अंडर ऑर्डिनरी लॉ, मतलब आपको कोई भी ऑर्डिनरी लॉ के अंदर में अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, आपको अरेस्ट कर लिया गया सर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर में। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मैं अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, तो जिस तरीके से 370 आर्टिकल 370 जब हटाया जा रहा था कश्मीर से, तो बहुत सारे कश्मीर के ऐसे लीडर्स थे जिनको उठा करके जेल में डाल दिया गया था। आई थिंक आप सभी को पता होगा, लॉट ऑफ लीडर्स ऑफ कश्मीर वर देयर हु वर पुट अंडर द जेल, सब जिनको जेल के अंदर में डाला गया था। अब उनको जेल के अंदर में क्यों डाला गया था, बहुत सारे लीडर्स को क्यों डाला गया जेल के अंदर में? क्योंकि ऐसा लगता था कि अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो इनके रहने से जब हम आर्टिकल 370 हटाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर और खराब हो सकता है। सो इन ऑर्डर कि वो लॉ एंड ऑर्डर को हम रीस्टोर करें, वो खराब ना हो, तो हमने उनको लॉ एंड ऑर्डर खराब होने से पहले ही प्रिवेंट कर दिया, उनको उठा के जेल में डाल दिया, होम डिटेंशन कर दिया, घर में उनको जेल में डाल दिया। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको भी बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे एक टेबल के थ्रू आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएगा। देखो आपका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, मतलब डिटेंशन ऑफ ए पर्सन टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ अ क्राइम और टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, क्राइम ना हो, इसलिए हमने उसको डिटेन कर दिया। ठीक है, नेचर क्या है सर? प्रिवेंटिव है। टाइम क्या है? बिफोर अ क्राइम इज एक्चुअली कमिटेड और प्रूवन, अभी उसने ना गलती की है ना गलती प्रूव हुआ है, पहले हमने उसको उठा करके जेल में डाल दिया। अच्छा, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, क्यों जेल में डाल दिया गया? क्योंकि हमें सस्पेशन है ऑफ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स। हमें थ्रेट लग रहा है कि अगर वो बाहर रहेगा तो नेशनल सिक्योरिटी पे इशू आ सकता है, फॉरेन अफेयर्स पे इशू आ सकता है, किसी प्रकार का थ्रेट आ सकता है, इसलिए हमने उसको उठा करके जेल में डाला हुआ है। नेक्स्ट क्या है सर? राइट्स अंडर आर्टिकल 22 के अंदर में क्या क्या राइट्स है? तो नो राइट टू लीगल काउंसिल एज ए मैटर ऑफ चॉइस, आपके पास में कोई लीगल काउंसिल नहीं है, राइट, आपको जेल में डाल दिया गया, यू विल बी देयर। नो नीड टू प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे जेल में डाल दिया गया तो आपको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन आपको 3 महीने तक, कैन बी डिटेन अप टू 3 मंथ्स विदाउट एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू, 3 महीने तक आपको जेल में डाला जा सकता है। और इसमें एक वर्ड यूज किया गया सर, एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू, याद रखना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इस वर्ड को याद रखना। हाई कोर्ट के जजेस की एक बोर्ड बैठती है, उस जजेस की बोर्ड के सामने अगर गवर्नमेंट इस चीज को रखे कि सर देखिए इनके बाहर रहने से खतरा है, और गवर्नमेंट अपने रिपोर्ट को लेकर के आए कि सर ऐसे इंसान ने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इनके इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि अगर इनको मौका मिलेगा तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का डिसरप्शन कर सकते हैं। प्लस हमने अभी एक ऐसा इनिशिएटिव, ऐसा एक स्कीम स्टार्ट किया हुआ है, और हमें लगता है कि हमारे इस इनिशिएटिव के अगेंस्ट में है, क्योंकि इनके ऐसे पुराने स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि अगर गवर्नमेंट कल कोई ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करेगी तो ये इंसान उसमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट करेंगे। जैसे आर्टिकल 370 को लेकर के था, बहुत सारे कश्मीरी लीडर्स थे जिनका स्टेटमेंट था कि अगर आर्टिकल 370 हम हटाते हैं कश्मीर से तो भारत का झंडा जला दिया जाएगा, इस टाइप के बयान आ रहे थे, स्टेटमेंट्स आ रहे थे। तो इससे क्लियर कट रूप से कोर्ट को पता चल गया था कि अगर कल गवर्नमेंट 370 हटाती, आर्टिकल 370 यानी कि स्पेशल प्रिविलेजेस हटाती है कश्मीर से, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट से यहाँ पे आपको लीडर्स दिख रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट कर देंगे, चीजें संभाल में नहीं आएंगी। तो क्या करे गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ने बोला, तो हाईकोर्ट की कमेटी ने, हाईकोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने रिव्यू किया और बोल दिया कि ठीक है आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में इनको डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उठा करके उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया। अब एक बार अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर आ गया तो इंसान 3 महीने तक अब जेल में रहेगा, याद रखना 3 महीने। 3 महीने बाद फिर से आपको रिव्यू कराना पड़ेगा कि सर अभी भी सिचुएशन बहुत ही क्या बोलते हैं इस टाइप की वोलेटाइल है कि अगर अभी भी छोड़ा गया तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। ऐसे कर करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसका अपर लिमिट कोई फाइनल नहीं है कि 1 साल या 2 साल, इसको बढ़ाया जाता है। मैंने देखा था, आपने देखा भी होगा कि लगभग 1-1 साल तक जो कश्मीर के लीडर्स थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में घरों में होम अरेस्ट किया गया था, और उनके पास में कोई अधिकार नहीं है कि अपने काउंसिल या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। इनफैक्ट उन बेचारों को उठा करके डाल दिया गया। और कैसे? तो डिटेनिंग अथॉरिटी थी आपकी एग्जीक्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से कोई भी ऐसा है जो जा करके उनको डिटेन कर सकता है। मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या उस एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो भी जाकर के डिटेन कर सकते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करते हैं, मतलब मैंने या आपने कुछ गलती की और पुलिस हमें उठा करके लेके जा रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास में क्या है? अ पर्सन हैज बीन फाउंड गिल्टी। हमारे पास में क्या क्या अधिकार है? तो सबसे पहला कि राइट टू काउंसल एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रोटेक्शन। हमारे पास में अधिकार है कि सर हमारे केस को कोर्ट में आगे रखने के लिए, पुलिस के सामने हमारी चीजों को प्रस्तुत करने के लिए हमें एक लॉयर की जरूरत है।
पुलिस आपको बोलेगी ठीक है आप अपना लॉयर बुला लीजिए, राइट, बिकॉज यू हैव दैट राइट कि आपके पास में आपका लॉयर हो सकता है। दूसरा, आपको कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आपने कोई गलती की, आपको पुलिस वाले पुलिस स्टेशन लेकर के गए, तो आपने देखा होगा अगर आपको पुलिस स्टेशन लेकर के, या फिर किसी को भी पुलिस वाले पुलिस स्टेशन लेकर के जाते हैं, तो फटाफट फटाफट अगर उसके ऊपर में केस स्टार्ट हो गया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों ने उस इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया तो उनकी जॉब चली जाएगी, वो सस्पेंड हो जाएंगे कि आपने इनको डिटेन कैसे कर लिया थाने में बिना मजिस्ट्रेट के सामने लाए 24 घंटे में। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान इसको डिटेन किया गया है, पुलिस विल मेक श्योर कि 24 घंटे के अंदर जितनी जल्दी हो सके इसको मजिस्ट्रेट के सामने हम लेकर के जाए, राइट। इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात है, प्लस टाइम ऑफ ट्रेवल। मतलब ये है कि अगर उसको कहीं बहुत दूर से डिटेन किया गया है, तो सपोज करो अगर उस एरिया से मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने में 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो वो टाइम ऑफ ट्रेवल आपको 24 घंटे के अलावा दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 24 घंटे का टाइम था, बहुत दूर से आ रहे थे, आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा लगा पर 28 घंटे में है, तो टाइम ऑफ ट्रेवल एक पोर्शन है जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आसपास में पुलिस ने डिटेन किया, आसपास में मजिस्ट्रेट अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे। 24 घंटे के सामने अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेके गए, पुलिस स्टेशन में उसको रखा है, इंसान को डिटेन किया हुआ है, और अगर मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहे 24 घंटे में, तो पुलिस वाले वहीं पे सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये आपका अधिकार है, इट्स वेरी पावरफुल। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई देगा, सर जुडिशरी है, कोर्ट ट्रायल लेगी, कोर्ट ने बोला आपको पनिशमेंट मिलेगा, बहुत ही सिंपल है ना। और प्रिवेंटिव प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि सर एक इंसान को हम डिटेन कर रहे हैं, जब उसके कॉन्विक्ट, जब उसका जो सजा है वो आ चुका है सामने, उसकी गलती प्रूफ हो चुकी है, तभी उसको हम डिटेन कर रहे हैं। तो ये प्यूनिटिव है और ये क्या है, प्रिवेंटिव है। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि आपका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, राइट, प्रिवेंटिव डिटेंशन, पहले एक बार इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके राइट्स के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। देखो प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या दिया हुआ है कि आपको अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको बताया जाएगा कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले उठा करके आपको लेके चले गए, आपको बताया जाएगा कि सर आपकी ये गलती है, बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक यू आर अरेस्टेड। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सर मुझे जानबूझ के उठा करके अरेस्ट कर लिया गया और मुझे बताया भी नहीं गया कि मेरी गलती क्या थी। नहीं, इट इज योर राइट, यू विल बी एग्जैक्टली टोल्ड कि आपकी ये गलती रही है। दूसरा, आपको एक क्या जो लीगल प्रैक्टिशनर है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तीसरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत किया जाएगा और आपको रिलीज कर दिया जाएगा अगर मजिस्ट्रेट ने फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर नहीं दिया। अगर कोर्ट ने नहीं बोला, मजिस्ट्रेट ने नहीं बोला कि इनको जेल में रखे, तो आप नहीं रख सकते जेल में, पुलिस वाले उनको छोड़ देंगे, ये भी इसके अधिकार में आता है। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कोर्ट ऑर्डर, सिविल अरेस्ट, डिपोर्टेशन ऑफ लाइफ, फेलियर ऑफ पे इनकम टैक्स। मतलब ऐसे कोई छोटे छोटे केसेस में ना ये सब चीज अवेलेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सर इनकम टैक्स नहीं पे किया तो आपको उठा करके लेके चले गए, नहीं, ये सब वहां पे अवेलेबल नहीं है, ये सब दूसरे केसेस को लेकर के। यहाँ पे मैंने आपको एक्सेप्शन भी मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 22 के अंदर में जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन था, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको कहीं लिख लेना आप लोग। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर में लॉ कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा? क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर में जो लॉ है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ये सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, या इसके ऊपर में लॉ स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है? मतलब अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड किसी भी इंसान की गलती नहीं हुई, उसके पहले हमने उसको डिटेन कर लिया, अगर इसके ऊपर में कोई भी कानून बनाना है तो वो कानून कौन बनाएगा? क्या वो कानून सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा या फिर उसके ऊपर में कानून स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है? इसको याद रखना, एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी इंसान के जेल ना जाने से पूरे देश में नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है तो पार्लियामेंट के ऊपर में राइट है, पार्लियामेंट वैसे टाइम पीरियड में प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई भी कानून में अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो किसी स्टेट के लोकल पॉलिटिक्स में अवेलेबल है और उसको जेल ना जाने से स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में इशू आ रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है। अब इस चीज को अच्छे से इसको याद रखना, पार्लियामेंट कब बनाएगी? जब उस इंसान का इंप्लीकेशन नेशनल सिक्योरिटी पे हो, उस इंसान का इंप्लीकेशन फॉरेन अफेयर्स पे हो, उस इंसान का इंप्लीकेशन कोई फॉरेन कंट्री के साथ हमने डील साइन किया है उस डील के ऊपर में पड़ रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज में पड़ रहा हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्फीयर्स में आते हैं, तो उस पे कानून आपका पार्लियामेंट बनाएगा। लेकिन उस इंसान का कोई भी ऐसा स्फीयर हो जो स्टेट के अंदर में आता है, अगर वहां पे इंपैक्ट पड़ रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर में केस बना या एक्ट बना सकता है। यानी कि पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर बोथ आर एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन द प्रिवेंटिव डिटेंशन। दोनों के दोनों आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर में कानून बना सकते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, चलो
इतना कर लिया ना, मैं सही बता रहा हूँ। इसके बाद आप लक्ष्मीकांत, कोई भी कांत उठा लो, राइट, लक्ष्मीकांत, रजनीकांत, सब कुछ, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। विल बी फीलिंग कि मेरा सारा कंटेंट क्लियर हो चुका है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली, बहुत माइन्यूट तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है सर, आर्टिकल 23, 24 बहुत बेसिक से आर्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स है, हार्डली 5 मिनट का आर्टिकल है। 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आप किसी का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी नहीं कर सकते, फोर्स लेबर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि किसी इंसान से आप जबरदस्ती काम करा रहे हैं, राइट, और उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, मतलब आप उसका शोषण कर रहे हैं। ये सब के सब आर्टिकल 23 और 24 आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है। किसका है ये, दिस इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का ये पार्ट है। ठीक है, आप शोषण नहीं कर सकते, यानी कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, फोर्स लेबर नहीं करा सकते। तो इसके अंदर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गया। बेगर, बेगर मतलब फोर्स लेबर, आपने जबरदस्ती काम कराया किसी से। फिर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, यानी किसी प्रकार का फोर्स लेबर किसी के साथ नहीं करा सकते। सबके सब आपको आर्टिकल 23 के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। इसको पनिश किया जाता है आपको लॉ के अंदर में, और ये राइट सिटीजन हो या फिर कोई फॉरेनर है आपके देश में आया है, उसको भी अधिकार मिला है। ऐसा नहीं कोई फॉरेनर आपके देश में आया और आपने उससे काम कराना स्टार्ट कर दिया, आप उसको पे नहीं कर रहे, ये उसके लिए भी अधिकार है। ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं अधिकार इंडिविजुअल से तो आपको बचा रहा है, प्लस स्टेट से भी बचा रहा है। इस चीज को याद रखना, फंडामेंटल राइट सिर्फ आपको स्टेट से नहीं बचाता, इंडिविजुअल से भी बचाता है। मतलब कल स्टेट, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, कल गवर्नमेंट किसी इंसान को काम बोले करने के लिए और उसको उस काम का पेमेंट ना दे, तो भी आपका आर्टिकल 23 वॉयलेट हो गया। कल कोई प्राइवेट मेंबर है, कोई कोई ऐसी कंपनी है जिसने आपको बुलाया और बोला काम करने के लिए, और आपको भी इस काम का पेमेंट नहीं दिया गया, तो इसने भी आपके फंडामेंटल राइट को हैम्पर किया। यानी कि आपके गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट मेंबर हो, इन दोनों के विरुद्ध में आपको अधिकार देता है। इट गिव यू राइट अगेंस्ट बोथ ऑफ देम, ये आपका फंडामेंटल राइट है जो दोनों के विरुद्ध आपको मिलता हुआ नजर आएगा, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। ठीक है, चलो अब एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 23। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन का मतलब क्या होता है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन आपने सुना ही होगा, इंसान को बेचना खरीदना। बेसिकली आप देखो वुमेन्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग पास में आपको देखने को मिलता है। अभी भी बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो डेली ईयरली बेसिस पे गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, मिलती नहीं है। तो बहुत ऐसा लगता है कि उनके साथ ट्रैफिकिंग हो रहा है, जिसको पुलिस या फिर बहुत सारी एजेंसीज कहीं ना कहीं ढूंढने में लगी रहती है। तो आपका जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पीपल, राइट, इमोरल ट्रैफिकिंग मतलब प्रोस्टिट्यूशन के काम में किसी को फोर्सफुली इन्वॉल्व कर देना, राइट। या फिर आप देखो देवदासी सिस्टम, आपने किसी को घर में गुलाम बना लिया, हमेशा से किसी बच्चे को लेकर के आ गया, आपने उसको बचपन से ही गुलाम बना लिया घर में, ये सब चीजें नहीं हो सकती इसके अंदर में। स्लेवरी एंड ऑल ये सब इसके अंदर आएगा। बेगर का मतलब क्या होता है सर, कंपलसरी अनपेड वर्क, आपसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, आपको सैलरी नहीं दी जा रही है। एक होता है कि सर मेरा मन है, मैं काम कर रहा हूं, मैं सैलरी नहीं ले रहा हूं, दैट इज माई चॉइस, वो बेगर नहीं है, वो कंपलसरी वर्क नहीं है, राइट। लेकिन आपसे जबरदस्ती काम कराया गया बट आपसे आपको पेमेंट नहीं दी गई है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स लेबर। ठीक है, तो ये आपको इसके अगेंस्ट में भी आपको दिखता हुआ नजर आएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर स्लाइड में, क्लास में जितना हमने कंटेंट को कंसाइज करके जितने अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया, बट ट्रस्ट मी, अगर कोई भी एस्पिरेंट इसको अच्छे से रिवाइज करेगा ना, उसका फंडामेंटल राइट कभी भी नहीं रुकेगा। ही विल बी वेरी कंफर्टेबल विद ऑल द डिमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, है ना। इसके अंदर में एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस है सर कि स्टेट कंपलसरी सर्विसेज लगा सकता है। कंपलसरी सर्विसेज का मतलब क्या है, हो सकता है सर कि हमारा देश कल किसी दूसरे देश के साथ युद्ध पे चले जाए और हमारे पास सेना में जवानों की संख्या कम होने लग गई, राइट, हमारे शहीद होने लग गए जवान, तो स्टेट आपको बोल सकता है कि अब हमें आपकी जरूरत है, आप आइए और आकर के इस युद्ध में लड़िए अपने देश के लिए, राइट, एंड यू विल हैव टू गो एंड फाइट। अब वहां पे आपसे कंपलसरी वर्क कराया जा रहा है, हो सकता है आपको पे ना की जाए, बट यू आर सपोज टू डू दिस बिकॉज इट इज द इशू ऑफ द नेशन, ये देश की बात है। तो ऐसे सिचुएशन में एक एक्सेप्शन है। तो आप देख रहे हो फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन कितना रीजनेबल है, कितने सही जगह पे फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन दिया गया हुआ है, कहीं भी वियर्ड सा एक्सेप्शन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है, स्टेट कैन इंपोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट कंपलसरी सर्विस को क्या कर सकता है, इंपोज कर सकता है, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, किसी भी की बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ में नहीं कर सकते हैं।
आर्टिकल 24 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, ये बच्चों को लेकर के बेसिकली ये आर्टिकल क्या बोलता है, ये आर्टिकल बस इतना ही बोलता है सर कि 14 साल से अगर कोई भी नीचे का बच्चा है तो उसको आप फैक्ट्री में, माइंस में या फिर हजार्डस जगहों पे काम नहीं करा सकते। हजार्डस मतलब खतरनाक, जैसे आप देखो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम नहीं करा सकते, रेलवेज में काम नहीं करा सकते, कहीं माइनिंग हो रहा है, जमीन में खुदाई चल रही है, माइनिंग हो रहा है, आयरन और कुछ निकल रहा है, वैसे जगहों पे आप बच्चों का काम नहीं करा सकते, स्पेशली कौन, जो 14 साल से कम के बच्चे। तो ये तो आपके आर्टिकल 24 में बहुत बेसिक सा लिखा हुआ था। बाद में हमने इसके ऊपर में सर कानून बनाया प्रिसाइजली और एक एक्ट बनाया 1986 में, और उस एक्ट ने कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के इस ईयर को ना और बढ़ाया है। उसने ये बताया है कि सर 14 साल तो बहुत कम है, राइट। इसमें आपको पता चलेगा कि 18 साल, अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा है तो इसको आप कहीं भी हजार्डस वर्क में इंक्लूड नहीं कर सकते। 18 साल से कम के बच्चे को ना फैक्ट्री में काम करा सकते, ना माइंस में काम करा सकते, ना कंस्ट्रक्शन साइट पे, ना रेलवे पे, इन जगह पे आप काम नहीं करा सकते। और जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, राइट, इनको आप कहीं भी काम नहीं करा सकते। 14 से 18 साल के बीच के बच्चे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा नॉर्मल सा जॉब है, पढ़ाई से रिलेटेड जॉब हो, राइट, या फिर होटल्स में या कोई भी, वो 14 से 18 साल दे कैन डू इट। बट 14 साल के नीचे कैसा भी बच्चा हो, वो हजार्डस हो, नन हजार्डस हो, आप उसको कोई काम नहीं करा सकते। ये हमने सर 1986 के एक्ट में ऐड किया हुआ है, 1986 और बाकी एक्ट्स में इसको ऐड किया हुआ है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 24 था, उसने बस 14 साल ही बताया था, वो भी हजार्डस वर्क के लिए। लेकिन इसको हमने बाद में अमेंड करके डाल दिया कि नहीं नहीं, आप नन हजार्डस वर्क के लिए, मतलब खतरनाक काम नहीं भी है तो भी जाकर के आप इस चीज को ध्यान में रखना कि 18 साल से तो कम के बच्चे को आप नहीं करा सकते, मतलब हजार्डस नहीं तो एटलीस्ट 14 साल से तो नहीं कराएंगे नीचे। चलो, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये यही यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो आपका जो चिल्ड्रन है, बच्चे जो 14 साल से जो कम के हैं, उनको किसी प्रकार का काम नहीं करा सकते, वो हजार्डस हो, नन हजार्डस हो, खतरनाक हो, नॉर्मल हो, कोई काम नहीं करेगा बच्चा, ठीक है। लेकिन जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, इनको बस हजार्डस काम नहीं करा सकते, नॉर्मल ही कुछ कुछ काम कर सकते हैं जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन देना, बच्चों को पढ़ाना, ऐसा कुछ भी छोटा मोटा काम ये कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, राइट। 18 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं ना, उनको आप कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे, एक आम इंसान काम कर रहा है 20, 21 साल, 25 साल, 50 साल, वो कहीं भी काम कर सकते हैं। तो ये चिल्ड्रंस के लिए प्रिसाइजली से राइट है। तो इसमें बस आपको यही याद रखना है कि आपका फंडामेंटल राइट ने बस 14 ईयर्स का बैरियर रखा हुआ है, जिसमें उसने हजार्डस वर्क के लिए बैन किया। लेकिन हमने जो बाद में एक्ट बनाया 1986 में, हमने उस 14 साल को उठा करके 18 कर दिया, और हमने बोला 14 साल के नीचे तो कोई काम नहीं, हजार्डस छोड़ दो, खतरनाक छोड़ दो, कुछ भी नहीं। 18 के ऊपर कुछ भी खतरनाक ना खतरनाक, आपको अक्षय कुमार बनना है, खतरों के खिलाड़ी बनना है, 18 के ऊपर, 18 के नीचे तो कुछ भी नहीं। 14 से 18 के बीच में नॉर्मल काम कर सकते हो जो खतरनाक ना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक पैसिव या एक्टिव इनकम जनरेट करके दे, ऐसा कुछ कर सकते हो, राइट। तो आप देखते हो ना, जो बच्चे होटल्स पे काम करते हैं, छोटे छोटे 14 साल से नीचे के होते हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए वहां पे काम एक्ट्स के द्वारा। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि दैट इज अनफेयर, वो कहीं ना कहीं बुरा है। तो देखो आज की क्लास में मैंने आपको कहां से कहां आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 24 तक सारे आर्टिकल्स करा दिए हैं। अगली क्लास जो होगी वो आपकी आर्टिकल 25 से लेकर के पूरी लास्ट 32 तक होगा। अगले क्लास में हम पूरा फंडामेंटल राइट कवर अप करेंगे, फिर 3 क्लासेस में हमारा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। ट्रस्ट मी, ये जो 3 क्लासेस हमने फंडामेंटल राइट का किया है, यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको आपके सारे एग्जाम्स में आते हुए नजर आएंगे। सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट दिस टू ऑल ऑफ यू, जितना हो सके रिवाइज इट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज द मोर यू रिवाइज the better hold you will have over the content. So with this we are ending up the session. I hope the session was helpful to all of you. If it is, let me know in the comment box. बाकी ये पूरा content आपको UPSC by Rupesh Telegram channel पे मिल जाएगा. So see you soon in another class. तब तक के लिए all the very best and God bless you all. Thank you so much everyone.